वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि इंडिया में लॉन्च की गई थी 1991 में। बिकॉज 1991 के पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी कंट्री में पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी रिलेटेड टू मनी कंट्री के अंदर अराइज हो रही थी। डेफिशिएंसी थी कंट्री के अंदर, पैसे बिल्कुल नहीं थे, खत्म हो रहे थे सारे पैसे। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में एलपीजीबी कहा जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 में। ऑलराइट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In the beginning of last decade of 20th century, Indian economy experienced an economic crisis. 20th century का जो last decade था, मतलब 20th century के जो last के 10 years थे, 1990s का जो टाइम था, उस वक्त इंडियन इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी वो एक्सपीरियंस कर रही थी। कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे थे। एट द एंड ऑफ जून 1991, foreign currency assets declined to such an extent that it was barely enough to finance 2 weeks of imports. और जून 1991 के एंड होते होते कंट्री में पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी। कंट्री के अंदर पैसे ख़त्म होने लगे थे। दैट इज़, अगर हमें किसी और कंट्री से सामान इंपोर्ट करना होता है, परचेज करना होता है, तो हमें पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसीज में करनी होती है। ऑलराइट, बट कंट्री में उस वक्त पैसे ही नहीं थे बिल्कुल भी। सिर्फ 2 हफ्तों का हम सामान मंगा सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। सिर्फ इतने ही पैसे कंट्री में बचे हुए थे। इतनी ज़्यादा पैसों की शॉर्टेज हो गई थी एट द एंड ऑफ जून 1991। Alright, the annual rate of inflation reached to 16.7% in August 1991। और जो इन्फ्लेशन रेट था, जो महंगाई थी, वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। दैट इज 16.7% तक महंगाई जो थी वो बढ़ गई थी। काफ़ी ज़्यादा रेट है ये, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी इन जून 1991। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी कंट्री में। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू ड्यू टू डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एक्सेट्रा। और दिन ब दिन गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो बढ़ते जा रहा था। जितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं था, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंस हो रहा था। रेवेन्यू का मतलब इनकम। अब इनकम कहाँ से मिलेगी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से, तो वो जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के लिए इनकम होता है, रेवेन्यू होती है। ऑलराइट, तो जितना गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं था, रेवेन्यू नहीं था, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी, एक्सपेंडिचर कर रही थी। कहाँ पे कर रही थी? डिफेंस एक्सपेंडिचर, आर्मी पे, मिलिट्री पे। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ों के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था गवर्नमेंट का। देन सब्सिडीज़, गवर्नमेंट हर एक चीज़ों पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, छूट देती है, डिस्काउंट्स देती है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो पैसा अपना लगाती है जब डिस्काउंट देती है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का अलग से खर्चा इंक्रीज़ हो रहा था, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रही थी। देन अगर लोन है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा था। तो ऐसे करके गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो बढ़ते जा रहा था और इनकम कम होते जा रही थी। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। और पहले के टाइम पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इंडस्ट्रीज जो थी, बिजनेस जो था, रूल्स एंड रेगुलेशन, हर एक चीज़ गवर्नमेंट की कंट्रोल में थी। तो उसका तो इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए था, बिकॉज गवर्नमेंट तो पब्लिक के लिए काम करती है। बट कंट्री के अंदर पैसे ही नहीं थे, हर एक चीज़ डिक्लाइन होते जा रही थी। मनी का प्रॉब्लम, पैसों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके लिए जो सोशलिस्ट पैटर्न था, उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था सोसाइटी के ऊपर से। On this ground, it was necessary to bring the new changes in the economy. Hence, Government of India adopted a new economic policy, that is NEP, in 1991। तो ये सब चीज़ों से उभरने के लिए, सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए चेंजेस होना बहुत ज़रूरी था कंट्री के अंदर। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया था, अडॉप्ट किया था, जिसे हम शॉर्ट में NEP भी कह सकते हैं। The process of new economic policy, which started in 1985, got a momentum in 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो प्रोसेस था वो 1985 में ही स्टार्ट हो गया था, बट उसका जो एक्चुअली लॉन्च था वो 1991 में हुआ था। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंजेस टू अनशैकल इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फ्रॉम द कॉबवेब ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स एंड रिजिडिटी इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। तो 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे कंट्री के ऊपर। बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। दैट इज़, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे।
दैट जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स था, अगर हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है कहीं पे तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा दखलंदाजी होती है, रोक टोक होती है। और जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, अगर हमें कुछ काम करना है, कोई फाइल जो है वो साइन करवानी है, कोई पेपर वर्क पूरे करने हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, तो जितने भी प्रोसीजर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। जो प्रोसीजर्स थे वो बहुत लेंदी होते थे। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च होने के बाद ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल कर दी गई थी, बहुत ज़्यादा ईजी कर दी गई थी। अब गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी दखल अंदाजी नहीं होगी। जो प्रोसीजर्स था गवर्नमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया था, अब रिजिड नहीं था, वो एकदम सिंपल हो गया था। गवर्नमेंट अब हेल्प करने लगी थी लोगों की, जो इंडस्ट्रियल थे, बिजनेसमैन थे, उनकी हेल्प करने लगी थी। According to the new industrial policy, the state will no longer play the role of controller and regulator, but it will act as a facilitator, coordinator, inspirer and supervisor. तो यहाँ बोला भी गया है कि इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करने के बाद अब गवर्नमेंट जो थी वो कंट्रोलर या फिर रेगुलेटर के तौर पे काम नहीं करेगी। मतलब अब वो दखल अंदाजी नहीं करेगी, रोक टोक नहीं करेगी छोटे से छोटे काम में। इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होगा तो वहाँ पर ऑलराइट, बट वो फैसिलिटेट करेगी, मतलब अब लोगों की हेल्प करेगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, मिलजुल कर काम करेगी, लोगों को इंस्पायर करेगी और सुपरवाइज करेगी, हेल्प करेगी। ऑलराइट, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सो इकोनॉमिक पॉलिसी जो लॉन्च की गई थी 1991 में, उसका एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी कंट्री में लॉन्च करनी पड़ी थी। वेरी फर्स्ट इज टू प्लंग द इंडियन इकोनॉमी इन टू द एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था उसके अंदर अब इंडिया भी साथ में ट्रेड कर सकती थी। जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, हर एक कंट्री के साथ अब इंडिया भी फ्रीली ट्रेड कर सकती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्या एम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च करने का, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी, उसको कम करना, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट इज टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, दैट इज गवर्नमेंट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा था और इनकम बहुत कम था, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट था, दैट इज इम्बैलेंस था। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इनकरेक्ट चल रहा था, इम्बैलेंस था, उसको सही करना, करेक्ट करना, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था। देन टू एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया था, स्लो डाउन हो गया था, बिकॉज पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो कम ही होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव भी था कि कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफ़ी कम हो गए थे, ऑलराइट, कि हम कहीं बाहर के कंट्री से अगर सामान हमें इंपोर्ट करना है तो पैसे ही नहीं थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे ही नहीं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ाना, इंक्रीज करना, सो दैट अगर हमें इंपोर्ट करना है, सामान परचेज करना है तो हम इजीली परचेज कर सकते हैं। देन टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, दैट इज कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल रहे, पूरा का पूरा कंट्री स्टेबलाइज रहे, जो गवर्नमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू मनी, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। और क्या काम था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड था, मतलब बिना किसी रोक टोक के हम एकदम फ्रीली ट्रेड कर सके, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं किसी और कंट्री के साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशंस जो है, ट्रेड रिलेशंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी कि अब पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई गई थी, किसी और कंट्री के साथ में अगर ट्रेड करना था तो हम नहीं कर सकते थे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करती थी। बट 1991 का ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया था, उसके बाद जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गया, अब हम किसी और कंट्री के साथ में फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दैट इज टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की तो इसमें प्राइवेटाइजेशन भी आया, तो अब जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज थी, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे, प्राइवेट बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज थी, अब उनको मौका मिलने लगा था कि वो आगे आके अपना बिजनेस सेटअप कर सके, और अब उनको चांस मिलने लगा था ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑलराइट, तो ये सारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इज
फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी उसके क्या क्या फीचर्स हैं? तो वेरी फर्स्ट इज डी लाइसेंसिंग, दैट इज लाइसेंस जो लगता था अब वो खत्म हो गया, अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, इट मीन्स अबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है? अब अगर हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई बिजनेस जो है वो सेटअप करना है, बिजनेस कोई नया स्टार्ट करना है, तो अब उसके लिए गवर्नमेंट के पास जाकर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस लिए। ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड लाइसेंस। तो सिर्फ 18 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी गवर्नमेंट से, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो बिना लाइसेंस लिए भी स्टार्ट की जा सकती थी। और ये जो 18 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इसके लिए यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है इनको। As per the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, only the following 4 industries required compulsory licensing. बट उसके बाद भी चेंजेस आए थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर, दैट इज उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन ने बाद में बोला कि अब सिर्फ 4 ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बिना लाइसेंस के भी अपना काम कर सकती हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी 4 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सेटअप करना है, अगर स्टार्ट होना है तो लाइसेंस लेने की ज़रूरत आज भी है गवर्नमेंट से, जिसमें वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस जो प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर्स करती हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़, और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो बनाती हैं, ऑलराइट, ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं जो गन्स वगैरह, ये सारे इक्विपमेंट्स जो भी इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत आज भी पड़ती है गवर्नमेंट से, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। तो जितने भी एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बॉम्ब्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं, बनाती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये आज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है। नेक्स्ट इज हजारियस केमिकल्स, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो जितने भी केमिकल्स जो कि डेंजरस हैं, ऑलराइट, तो उसके लिए भी परमिशन लेने की ज़रूरत है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। अगर कोई ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आज भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, बिना लाइसेंस लिए ये सारी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं की जा सकती। एंड लास्ट इज सिगरेट्स। तो सिगरेट इंडस्ट्रीज़ भी अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट। तो उसके बाद MRTP एक्ट जो था वो भी खत्म कर दिया था। अब MRTP एक्ट क्या है? लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू MRTP एक्ट, इट वाज कंपल्सरी फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपांशन, मर्जर्स एक्सेट्रा। तो MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, अगर उन्हें सेटअप करना है, अपना इंडस्ट्रीज़ कहीं पे लॉन्च सेटअप करना है, एस्टैब्लिश करना है, एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, ग्रो करना है, या फिर किसी दूसरे इंडस्ट्रीज़ के साथ में मर्ज करना है, टाई अप करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेना पड़ता था अकॉर्डिंग टू MRTP एक्ट। दिस रिजल्ट इन स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो गवर्नमेंट से अगर परमिशन लेना पड़ेगा मतलब काफ़ी लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं तो गवर्नमेंट का काम थोड़ा स्लो होता है। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें जो थी वो कॉम्प्लेक्स थी, तो इसके लिए इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो हो गया था। अबॉलिशमेंट ऑफ MRTP एक्ट हैज़ एनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसके लिए MRTP एक्ट जो था अब वो अबॉलिश कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से अब इंडस्ट्रीज़ को अगर सेटअप करना है, एस्टैब्लिश होना है, एक्सपांड करना है, मर्ज करना है, तो अब गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा कंट्री में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर्स। तो स्मॉल सेक्टर्स जो थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, उनको भी गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है अंडर इकोनॉमिक पॉलिसी। That is, the government encourage small sector units to attain a higher growth rate in output, employment and export sectors. तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं स्मॉल सेक्टर्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दैट इज़ कंट्री के अंदर ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल सेक्टर्स इंडस्ट्रीज, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है, क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो कंट्री में काफ़ी ज़्यादा
कंट्रीब्यूट करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करती है। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ गांव एरिया में, विलेज एरिया में, बैकवर्ड एरियाज़ में जो सेटअप होते हैं वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, और वहाँ के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इसकी वजह से, एक्सपोर्ट भी करती है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होता है थ्रू स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट किया है, बढ़ावा दिया है ग्रो करने के लिए। इट्स इन्वेस्टमेंट लिमिट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसका जो इन्वेस्टमेंट था, छोटा इंडस्ट्री है मतलब सिर्फ 1 करोड़ तक का पहले इन्वेस्टमेंट हो सकता था, बट इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया, 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है, दैट इज़ अगर बाहर किसी और बाहर कंट्री की जो कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री में आके अपना पैसा लगाना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो अब वो बिना किसी रोक टोक के इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग हाई इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो 1991 के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो थी उसमें चेंजेस आई थी, दैट इज़ अब बाहर की कंट्रीज़ जो हैं वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो हमारी कंट्री में आके अब इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। जैसी भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कंपनीज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्रीज़ है तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसे लगते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में बाहर की कंट्रीज़ आके अपना पैसा लगा सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। Initially, FDI was permitted up to 51% of total investment in selected industries. तो पहले के टाइम पे सिर्फ 51% FDI था, दैट इज़ अगर बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री की किसी इंडस्ट्री में अगर पैसे लगाती हैं तो वो सिर्फ 51% पैसा ही लगा सकती थी, बट बाद में इसमें और लिमिट्स जो थी वो बढ़ाई गई। लेटर दिस लिमिट वॉज राइज टू 74% एंड देन 100% फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। उसके बाद इसका जो लिमिट है वो बढ़ाया गया, 51 से लेके 74% कर दिया, उसके बाद 100% भी कर दिया कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में। दैट इज़ अब बाहर की जो कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ है वो आके हमारे कंट्री में पूरा 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, पैसे लगा सकती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जो था उसका रोल रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था, दैट इज़ गवर्नमेंट का जितना भी इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उसको प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। मैनी चेंजेस वेर मेड इन दी पब्लिक सेक्टर पॉलिसी टू इंक्लूड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पब्लिक सेक्टर्स जो थे, दैट इज़ गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज थी उसमें चेंजेस लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। वेरी फर्स्ट इज एंडिंग स्टेट मोनोपोली। तो जो स्टेट मोनोपोली है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था उसको ख़त्म करना, पहला तो ये ऑब्जेक्टिव था। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस हो सके। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा तो ऑब्वियसली मोनोपोली धीरे धीरे ख़त्म होगी। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ऑब्वियसली तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। देन रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन सिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उसमें पैसे बहुत ज़्यादा ब्लॉक होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें अभी भी लगे हुए हैं, तो वो सारे पैसे वहाँ से निकाल कर किसी और इंडस्ट्रीज़ में लगाना, ये भी तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो धीरे धीरे कम करना ज़रूरी है, अब प्राइवेट सेक्टर्स को मौका देना ज़रूरी है। तो एनकरेज प्राइवेट सेक्टर। NEP, that is New Economic Policy, reduce the number of industries in public sectors from 17 to 8। तो प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर्स जो है, गवर्नमेंट की कंपनीज है, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी थी। तो पहले गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी टोटल 17, अब 17 से कम होकर सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज आज गवर्नमेंट की हैं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज अब प्राइवेट सेक्टर्स की हैं। फ्रॉम 2014 देयर वॉज ओनली 2 इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर विच इंक्लूड्स रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद 2014 से अगर हम देखें तो अब हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं। ऑलराइट, हर चीज़ अब प्राइवेट सेक्टर्स के कंट्रोल में है। खाली 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज है जो आज भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, एक है रेलवे, दूसरा है एटॉमिक एनर्जी। रेलवे और एटॉमिक एनर्जी छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज में आज प्राइवेट सेक्टर्स आ गए हैं, ओनली रेलवेज एंड एटॉमिक एनर्जी जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्रेड लिबरलाइजेशन। अब ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड में, पहले हम किसी और कंट्री के साथ में फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रोक टोक रखती थी, रिस्ट्रिक्शंस रखती थी। अभी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो ख़त्म हो गई हैं।
इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल हैव बीन एबॉलिश्ड। तो पहले जो था, अगर हमें इंपोर्ट करना था, दैट इज़ बाहर की कंट्री से अगर सामान परचेज करना है, खरीदना है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स। बट ये जो टैक्स था अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, या तो फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूस हो गया है काफ़ी हद तक। अगर अब हम किसी और कंट्री से सामान परचेज भी करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी कम टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, बट पहले काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था। ऑलराइट, तो ये जो टैक्स था वो अबॉलिश हो गया, धीरे धीरे एकदम कम हो गया है। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कंपोनेंट्स वेर मेड फ्रीली इम्पोर्टेबल। तो आज कर हम देखें तो हर एक सामान आज हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, कोई भी छोटी मोटी जो सामान है, हर एक चीज़ आज हम फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री से। एस्टैब्लिश एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल क्रेडिट टू फाइनेंस देयर ट्रेड। और जो एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब जो बाहर हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट ने अलग से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो सेटअप किए हैं, सो दैट जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट कर सके, एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको बढ़ावा मिल सके। हमारी कंट्रीज से जो गुड्स हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में अगर सेल होंगे तो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारी कंट्री में आएंगे, तो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन टू एनकरेज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल गुड्स जो है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर्स। अब इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस, तो इंश्योरेंस सेक्टर्स जो था उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेट्स सी, इंश्योरेंस सेक्टर वाज अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले के टाइम पे देखिए, 1991 के पहले देखें तो हर एक चीज़ जो थी वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में थी, और इंश्योरेंस भी जो था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। पहले अगर इंश्योरेंस कंपनी जो थी तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी नहीं थी कोई भी इंश्योरेंस में। ऑलराइट, द न्यू पॉलिसी पास इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट IRDA इन 1999 टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर। उसके बाद न्यू पॉलिसी जो थी वो पास की गई, दैट इज IRDA ने नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, एक्ट जो था, नया कानून जो था वो पास किया, जो कि 1999 में पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग अब इंश्योरेंस में भी चेंजेस आ गए थे, इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। द IRDA हैज़ गिवन लाइसेंस टू मेनी प्राइवेट कंपनीज टू एंटर इंश्योरेंस बिजनेस। दिस हैज़ एंडेड द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर। तो IRDA ने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी वो ईजी कर दी थी, लिबरल कर दी थी। दैट इज़ अब IRDA ने प्राइवेट कंपनीज को भी परमिशन दे दी थी, लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया था कि अब प्राइवेट कंपनीज भी लाइसेंस के अंदर, दैट इज़ इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। इसके वजह से अब गवर्नमेंट की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई थी। पहले के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट की ही कंपनीज इंश्योरेंस जो थी वो सेल कर सकती थी, बट आज प्राइवेट कंपनीज भी इंश्योरेंस बिजनेस करती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स इन फिनेंशियल सेक्टर्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। Earlier, only cooperative banks and public sector banks were permitted to do banking business in the financial sectors. तो पहले के टाइम में सिर्फ जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जो दैट इज गवर्नमेंट के जितने बैंक्स थे, सिर्फ उनको ही परमिशन थी कि वो बैंकिंग बिजनेस कर सकते थे। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ ऑल्सो परमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस की उसके तहत बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स जो थी, फॉरेन बैंक्स जो थी, बाहर की कंट्रीज़ की जो बैंक्स थी, उनको भी आज एंट्री मिली है, परमिशन मिली है कि वो भी आके अपना जो बिज़नेस है, बैंकिंग बिजनेस जो है वो कंट्री में कर सकते हैं, बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे हर एक चीज़ों के अंदर आज चेंजेस आए हैं, रिफॉर्म्स जो थी वो आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1991। ऑलराइट, तो ये था फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स थे, टोटल 8 पॉइंट्स है, वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 9 दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया सिंस 1991 ये पर्टिकुलर चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि क्यों कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े एंड देन फीचर्स पढ़े न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। ऑलराइट, सो यहाँ पे
स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।